बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोहेल टाल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की कहानी का टॉपिक है बेबाक। $1 करोड़ मासूद। रॉबर्ट ने लैला के शानों पर से सरगोशी करते हुए कहा, अब तो जिंदगी बदल जाएगी। सोचो, हम इतनी बड़ी रकम से क्या कुछ कर सकते हैं। हम, लैला ने मुंह बनाते हुए कहा और रॉबर्ट से एक कदम दूर होते हुए बोली, हम का कोई सवाल नहीं है। रॉबर्ट ने आगे बढ़ना चाहा तो लैला ने हाथ के इशारे से इसे रोक दिया। नहीं, वही रहो, तुम्हारे पास से शराब की बू आ रही है। देखो रॉबर्ट, मैं तुमसे इस मौजू पर कोई बात नहीं करना चाहती। जैसा कि मैंने पहले कहा है, तुम जाकर इन खाली कार्टन्स की तय लगाओ और इन्हें बाहर फेंक दो। रॉबर्ट कुछ देर तक लैला को घूरता रहा और तेजी से पलटकर इस स्टोर में चला गया। लैला ने इत्मीनान का सांस लिया। वो रॉबर्ट की एहसानमंद थी क्योंकि इसने लैला को अपनी छोटी सी दुकान शुरू करने के लिए रकम उधार दी थी। अलबत्ता अब इनके दरमियान ताल्लुकात नाकाबिले बर्दाश्त होते जा रहे थे। लैला की नजरें भड़कीले सुर्ख रंग के पस मंजर वाले बड़े से पोस्टर की जानिब उड़ गईं, जो बराबर की दीवार पर बना हुआ था। पोस्टर पर स्याह चुगा पहने एक दराज कामत हैंडसम शख्स की तस्वीर बनी हुई, जिसके हमरा सुनहरी घुंघरियाले बाले वाली एक छोटी सी प्यारी सी लड़की भी थी। यह तस्वीर लैला और इसके बाप की थी। लैला देर तक इस तस्वीर पर नजरें जमाई रही। मुझे मालूम है डैडी, मुझे मालूम है, वो मध्यम लहजे में गोया हुई। तुमने मुझसे कहा था कि एहसान प्यार नहीं होता, लेकिन एहसानमंदी के जवाब में मुझे इसके साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी। किसी के एहसान को मोहब्बत नहीं समझना चाहिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई डैडी, बहुत बड़ी गलती हो गई। सीटी की एक नगमगी आवाज ने इसका ध्यान हटाया। वो आवाज की सिमत घूम गई। रॉबर्ट इसे हवस भरी नजरों से देख रहा था। लैला को अपने रुखसार तपते हुए महसूस होने लगे, लेकिन रॉबर्ट के होठों पर फैली हुई मुस्कुराहट ने इसे एहसास दिला दिया कि ये मुस्कुराहट डालस मिलने की खुशी की है। लैला एक सरदा भरकर रह गई। लैला का ख्याल इस लॉटरी की टिकट की तरफ चला गया, जो इसने लापरवाही से इसी रोज अपनी पतलून की जेब में ठूस रखा था। इसने बेयकीनी के आलम में सर को झटका और अपनी बेपनाह खुशी पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। वो इनाम जीतने में कामयाब हो गई थी। वो गुज़िश्ता 3 बरसों से मुसलसल लॉटरी का टिकट खरीद रही थी और बलाखिर इसके टिकट का नंबर इनाम का हकदार करार पाया था। इनाम जीतने का मतलब था कि वो अपने तंग से अपार्टमेंट से छुटकारा हासिल कर सकती थी और एक नया मकान खरीद सकती थी और एक नई कार भी ले सकती थी। अपने सामने पड़े हुए कागजात को गुडमुट करते हुए लैला के जहन में एक ख्याल एक अटल फैसले के मानंद समाता चला गया कि इसे सबसे पहले रॉबर्ट से छुटकारा हासिल करना होगा। 5 बजे लैला ने दरवाजे पर आखिरी गाय को रुखसत किया और दाखिली दरवाजे पर बंद है का साइन लगाकर काउंटर के पीछे अपनी सीट पर वापस आ गई। इसका ध्यान अभी तक मुंतशिर ख्यालात की इमाजगाह बना हुआ था। इसने अपने सामने रखे हुए स्टैंड ताश के पत्तों की गड्डी उठाई और इसकी मुश्ताक उंगलियां चाबिक दस्ती से इन पत्तों को फेंटने लगी। वो जो जाल खेलना चाहती थी वो एक फर्द के साथ खेली नहीं जा सकती थी। मुकाबिल का होना लाजमी था, लेकिन पत्तों की मौजूदगी का एहसास इसे तस्कीन दे रहा था और इसके जहन में गुडमुट ख्यालात को भी इससे मदद मिल रही थी। रॉबर्ट के लिए इसके दिल में जो नरम एहसास थे वो कभी के रुखसत हो चुके थे। अलबत्ता वो इसके एहसान को अब भी तस्लीम करती थी और इसे फरामोश नहीं किया था। वो जवाबन इसकी मदद के लिए तैयार थी और खुद को इखलाकी तौर पर इसका पाबंद समझती थी। मेरी तो अब भी समझ नहीं आता कि इसने मुझे शादी करने पर किस तरह आमादा कर लिया था। वो खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ाई और अब मुझे इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी और वो बामुराद हो जाएगा। आखिर मैंने तलाक के कागजात पहले दाखिले दफ्तर क्यों नहीं करवाए? अब मुझे क्या करना चाहिए? लैला ने अपना सर हाथों में थाम लिया। वो चंद लम्हों तक इसी अंदाज में बैठे रही, फिर अचानक चौंक पड़ी। अकब में स्टोर की जानिब से भारी कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। वो उछल पड़ी और स्टूल पर से गिरते गिरते बची। इतने में रॉबर्ट अंदर दाखिल हुआ। इसके हाथ में झाड़ू थी। इसने वो झाड़ू काउंटर के साथ टिका दी, फिर दोनों हाथ सीने पर बांधकर लैला को घूरने लगा। मेरे पास एक उम्दा मशवरा है, इसने बनावटी मुस्कुराहट से कहा। मैं समझी थी कि तुम जा चुके हो, लैला ने कहा। हाँ, मैं चला गया था, इसने लैला की जानिब कदम बढ़ाते हुए कहा। फिर कुछ जरूरी काम याद आ गया तो पलट आया। चलो अच्छा, क्या अब क्या चाहते हो? लैला ने इसके तेवर भांपते हुए पूछा। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या चाहता हूँ डियर। अपने शौहर से इस किस्म का सवाल? तुम बखूबी जानते हो कि ये रिश्ता अब कागजी रह गया है। अब घर चले जाओ रॉबर्ट, लैला ने कहा। घर? बेबी, घर वो होता है जहाँ दिल होता है। मत भूलो कि तुम्हारा दिल मेरा है, इसी तरह इस टिकट का हिस्सा भी, जो तुम्हारी छोटी सी नाइट जीन्स में रखा हुआ है।
لیلا یہ سن کر اسٹول پر سے کھسک کر نیچے اتر آئی اور چند قدم پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، دیکھو رابرٹ، میں کل صبح ایک وکیل سے بات کر رہی ہوں اور طلاق کے کاغذات داخلی دفتر کرا رہی ہوں۔ مجھے یہ کام بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ تم ان پر دستخط کر دینا، تمہیں $1,00,000 دے دوں گی، پھر تم اپنی زندگی سیٹ کر لینا، ڈھیر ساری بیئر بھی خرید سکو گے تم۔ یہ سن کر رابرٹ کے چہرے پر طاری مخلصانہ تاثرات یکدم معدوم ہو گئے۔ اس کی آنکھوں میں وحشت سی ناچنے لگی۔ لیلا نے رابرٹ کے بدلتے تاثرات دیکھے تو تب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن اس وقت تک دیر ہو چکی تھی۔ وہ رابرٹ کی دکھتی رگ کو چھیڑ چکی تھی۔ لیلا کو اچانک اپنا گلا خشک ہوتا محسوس ہونے لگا اور اس نے تو نکلتے ہوئے اپنے حلق کو ترک کیا اور پھر کاؤنٹر کے عقب سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن رابرٹ زیادہ پرسیلا ثابت ہوا۔ وہ ایک ہی جس میں کاؤنٹر کے عقب میں جا پہنچا، ساتھ ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے لیلا کی گردن اپنی گرفت میں لے لی۔ لیلا کو اپنا سانس گھٹتا محسوس ہونے لگا۔ میرے ساتھ زیادہ کیوٹ بن کر کھیلنے کی کوشش مت کرو لیلا، رابرٹ نے اسے دھکیل کر دیوار سے لگاتے ہوئے کہا۔ تم جانتی ہو کہ میں اتنا احمق نہیں۔ لیلا نے رابرٹ کی گرفت سے نکلنے کے لیے مچلنا شروع کر دیا، لیکن وہ اپنی کوشش میں ناکام نہ ہو سکی۔ اس نے جلد ہی ہار مان لی۔ اوکے اوکے، وہ ہانپتے ہوئے بولی، مجھے چھوڑ دو۔ رابرٹ نے اپنی گرفت اور سخت کر دی۔ اس کی آنکھوں میں یکایک وحشیانہ سی چمک ابھر آئی تھی۔ پھر دھیرے دھیرے اس کا ہاتھ لیلا کے بلاؤزر کے اندر رینگنے لگا۔ رابرٹ پلیز نہیں یہ مت کرو۔ اس کی آواز رنجھ گئی۔ تم چاہو تو میرے ساتھ گھر چل سکتے ہو۔ رابرٹ نے ایک بھیانک سا کہکا لگایا جسے سن کر لیلا کانپ گئی۔ نہیں، اس انداز سے کہنے پر میں کبھی تمہارے ساتھ گھر نہیں جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے رابرٹ کی گردن پر اپنی گرفت ڈھیلی کر دی اور اسے پیچھے دھکیل دیا، پھر دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ دروازے کے نزدیک پہنچ کر وہ رکا اور تند نظروں سے گھورتے ہوئے بولا، یہ مت بھولو سیوٹی کہ جو کچھ تمہارا ہے وہ میرا بھی ہے، مجھے صرف اپنا نصف حصہ چاہیے۔ اس نے ایک ٹوتھ پک نکال کر دانتوں میں دبائی اور اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، ہم دونوں کو اپنے اپنے چند کاغذات پر دستخط کرنے ہیں۔ میں تم سے کل صبح 9 بجے یہیں ملوں گا۔ رابرٹ نے باہر نکل کر دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند کر دیا۔ جب لیلا کو یقین ہو گیا کہ وہ جا چکا ہے تو اس نے کاؤنٹر کی سمت قدم بڑھایا۔ اس کی ٹانگیں بے جان سی ہو رہی تھی اور قدم اٹھانا دشوار ہو رہا تھا۔ اس نے فوراً اسٹول کا سہارا لیا اور اسے کھسکا کر بیٹھ گئی اور رونا شروع کر دیا۔ وہ کافی دیر تک روتی رہی۔ پھر کئی منٹ بعد اس نے چہرے پر بہتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کیا اور اپنی بے بسی کے احساس پر قابو پانے کی جدوجہد کرنے لگی۔ پھر اس کی نگاہیں اپنے باپ کی تصویر پر مرکوز ہو گئی۔ اوہ ڈیڈ، میں واقعی تمہیں بہت مس کر رہی ہوں۔ وہ سوچنے لگی کہ کاش اس کا باپ اسے مشورہ دینے کے لیے یہاں موجود ہوتا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور تاش کی گڈی دوبارہ اٹھا لی اور تیزی سے اسے پھیرنے لگی۔ پتوں کے سیاہ اور سرخ رنگ اسے آنکھوں میں نمی کے باعث دھندلے سے نظر آ رہے تھے جو آپس میں گڈ مڈ سے ہو رہے تھے۔ اس نے مجھے وہ سب کچھ سکھا دیا تھا جو وہ جانتا تھا، لیلا نے کہا۔ ساتھ ہی وہ اپنے ذہن میں اپنے باپ کی پرانی جادوئی تراکیب کو دہرانے لگی۔ ان میں سے ایک تلوار کی ٹرک بھی تھی۔ وہ رابرٹ کو کسی تیز نکیلے ہتھیار سے چھید ڈالنا چاہتی تھی۔ کاش میری خواہش پوری ہو سکتی۔ اس کے باپ کے بتائے ہوئے بیشتر ایک اسٹیک سے منسوب تھے۔ نہیں، وہ بڑبڑائی، پہلے ہی سب کچھ نہایت پیچیدہ ہے، مجھے کچھ اور سوچنا ہوگا، ایسی ترکیب جو نہایت آسان اور سادہ سی ہو۔ پھر تاش کے پتے اس کے ہاتھ سے نکل کر ہر طرف بکھر گئے۔ یہ ہوئی نا بات، وہ خوشی سے چلا پڑی۔ آسان، اتنا آسان؟ وہ کاؤنٹر کے عقب سے نکلتے ہوئے بولی، حیرت ہے مجھے اس کا خیال پہلے کیوں نہ آیا۔ اگلے روز صبح لیلا نے لباس تبدیل کیا، اپنا پرس جھپٹا اور باہر کو نکل گئی جہاں اس کی پرانی زنگ آلود بیوگ کار کھڑی تھی۔ وہ کار کا دروازہ کھول کر شکستہ فرنٹ پر بیٹھ گئی۔ اس نے چابی ایکسٹینشن میں داخل کی اور کار اسٹارٹ کر دی۔ کار کا انجن شور مچاتے ہوئے جاگ اٹھا اور سائلنسر سیاہ دھواں خارج کرنے لگا۔ اپنی کار کی خستہ حالی پر لیلا رابرٹ کے ساتھ معاملات طے کرنے کے لیے مزید بےتاب سی ہو گئی۔ سڑکیں تقریباً سنسان تھی۔ کام پر جاتے ہوئے عام طور پر جو خوشی اسے محسوس ہوتی تھی وہ اس وقت ناپید تھی۔ وہ جلدی اپنی دکان پر پہنچ گئی۔ جب وہ کار پارک کر رہی تھی تو اس کی نگاہ رابرٹ پر پڑی جو داخلی دروازے کے باہر اپنی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ لیلا کی کار دیکھ کر وہ اٹھا اور مزے سے ٹہلتا ہوا اس کی جانب چل پڑا۔ پرفیکٹ ٹائمنگ، اس نے سلور کلر کی ایک گھڑی اپنی جیب سے نکالتے ہوئے کہا جس کا پٹا ٹوٹا ہوا تھا۔ اگر تم اگلے چند منٹوں تک نہ آتی تو میں تمہیں فون کرنے جا رہا تھا۔ بے صبراپن، بالکل بے صبراپن، لیلا نے اپنی گھڑی پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ ابھی تو 9 بھی نہیں بجے، جو بھی وقت ہوا ہے اندر چلو تاکہ کام نپٹایا جائے۔
और मैं तुम्हें परेशान करना छोड़ दूं। रॉबर्ट ने दुकान की सिमत पलटते हुए कहा। बलाखिर हम रजामंद हो ही गए। लैला ने दुकान के दाखिली दरवाजे की चाबी टटोलते हुए कहा। मेरा वकील भी जल्दी यहाँ पहुंचने वाला है। दुरुस्त चाबी हाथ में आते ही लैला ने दाखिली दरवाजे का ताला खोल दिया और अंदर कदम रखते हुए स्विच ऑन कर दिया। वो खुद को हैरत अंगेज तौर पर पुरसुकून महसूस कर रही थी। फिर वो अपने ऑफिस के अक्पी हिस्से में पहुंची और एक झटके से ब्लाइंडर खोल दिया। कमरा रोशन हो गया। वो दफ्तर में पड़ी हुई शकन आलूद आरामदेह कुर्सी में से एक पर बैठ गई। वो दोनों हाथ बांधे रॉबर्ट को देखने लगी, जो अपनी जेब में से एक लिफाफा निकाल रहा था। मैं चाहता तो वाकई लालची हो सकता था। इसने लिफाफा खोलकर इसमें रखे हुए चंद कागजात निकालते हुए कहा, लेकिन मैंने लालच नहीं की। जैसा कि मैंने कहा था, मुझे बस अपना निफ्स हिस्सा चाहिए। तुम इन पर दस्तखत कर दो तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से निकल जाऊंगा। लैला ने इसके बढ़ाए हुए कागजात लेते हुए इस बात में सर हिला दिया। लैला ने कागजात की तह खोली तो इसके हाथ कांप रहे थे। वो टाइप की हुई तहरीर का जायजा लेने लगी। वो बारी बारी एक एक सफ़ा पलट रही थी। इसे सब कुछ दुरुस्त तरतीब में दिखाई दे रहा था। मैं तुम्हें बता चुका हूँ, यह सब कानूनी तौर पर दुरुस्त है, रॉबर्ट ने झुंझलाते हुए लहजे में कहा। दस्तखत करो, मुझे जल्दबाजी पर मत उकसाओ, लैला ने घर्राते हुए कहा। मुझे मालूम होना चाहिए कि मैं क्या चीज़ पर दस्तखत कर रही हूँ, बल्कि मैं चाहूंगी कि मेरा वकील भी मेरे दस्तखत करने से पहले इसे पढ़ ले। वो किसी भी वक्त आने वाला है। लानत भेजो, वक्त ज़ाया मत करो और इस पर दस्तखत कर दो। रॉबर्ट ने कहते हुए गुस्से से चारों तरफ देखा, फिर एक पेन उठाकर लैला की जानिब उछाल दिया। ये लो। लैला रॉबर्ट की धमकी पर दिल ही दिल में मुस्कुरा दी। फाइन, इसने रॉबर्ट का उछाला हुआ पेन कैच करते हुए कहा। लैला ने कलम का ढक्कन उतारा और इसकी निब कागज पर रखते हुए लिखना शुरू कर दिया, लेकिन कलम लिखने से कासिर रहा। लैला ने पेन को ऊपर उठाया, इसे 2-3 मरतबा हिलाया और दोबारा लिखने की कोशिश की, लेकिन इस मरतबा भी पेन से रोशनाई नहीं निकली और वो कागज पर खाली निशान डालता चला गया। लैला ने एक रफ कागज उठाया और कलम को इस पर रगड़कर चलाने की कोशिश करने लगी। रॉबर्ट की निगाहें लैला पर जमी हुई थी। जब पेन ने काम नहीं किया तो रॉबर्ट का चेहरा तेजी से सुर्ख होता चला गया। बल आखिर वो फट पड़ा। कोई दूसरा पेन ले लो। ओके, टेक इट इजी, लैला ने इसे दिलासा देते हुए कहा और अपना पर्स उठाया। इसने पर्स खोला और इसमें टटोलने लगी। फिर अंदर से एक सुर्ख चमकदार रंग का पेन निकाला और इसे रॉबर्ट को दिखाते हुए बोली, यह कैसा रहेगा? रॉबर्ट ने गजबनाक तेवरों के साथ लैला की तरफ देखा। यह भी पेन ही है, दिखाई दे रहा है, इससे करो दस्तखत। लैला ने हाथ लहराते हुए रॉबर्ट के दिए हुए कागजात के सफ़ात पलटना शुरू कर दिए और फिर आखिरी सफ़े पर दस्तखत के लिए छोड़ी हुई जगह पर दस्तखत कर दिए। फिर मुस्कुराते हुए कागजात तय करके रॉबर्ट को थमा दिए। रॉबर्ट ने कागजात जेब में रखते हुए अपनी घड़ी की तरफ देखा और बोला, टाइम हो गया। तुम्हारा वो वकील कहाँ है? एहन इसी लम्हे दाखिली दरवाजे पर लटकी हुई घंटियां बजने लगी, जो किसी की आमद का इशारा था। जोसेफ, लैला ने पुकारा, हम यहाँ पिछली तरफ है। दूसरे लम्हे लैला के वकील जोसेफ ने कमरे में कदम रखा। इसने अपना ब्रीफ केस मेज पर रखा और अपनी पोजीशन की वजाहत करने लगा। फिर इसने ब्रीफ केस में से तलाक के कागजात निकालकर रॉबर्ट की जानिब बढ़ा दिए और साथ ही एक नमदी नोक का कलम भी इसे थमा दिया। रॉबर्ट ने कागजात पर एक सरसरी निगाह डालते हुए खामोशी के साथ दस्तखत कर दिए। वकील जोसेफ ने तमाम चीजें दोबारा अपने ब्रीफ केस में बंद कर दी और लैला को लेक्चर पिलाने लगा कि इसने इसकी नजर सानी के बगैर रॉबर्ट के कागजात पर दस्तखत क्यों कर दिए। सब कुछ ठीक था, परेशानी की कोई बात नहीं थी। लैला ने अपने वकील को इत्मीनान दिलाते हुए कहा, इस बात का फैसला मैं कर सकता हूँ कि सब कुछ ठीक था या नहीं। वकील जोसेफ ने कहा, क्या मैं वो कागजात देख सकता हूँ जिन पर तुमने दस्तखत किए हैं? लैला दोनों हाथ बांधकर इत्मीनान से रॉबर्ट को देखने लगी, जिसने अपनी जेब से कागजात निकालकर वकील को थमा दिए। जोसेफ ने तय किए हुए कागजात खोले और इन्हें पढ़ना शुरू कर दिया। जब वह सबसे आखिरी सफ़े पर पहुंचा तो इसने सर उठाकर लैला की तरफ देखा और उलझे हुए लहजे में बोला, मेरा ख्याल है तुमने तो कहा था कि तुमने इन पर दस्तखत कर दिए हैं। हाँ, मैंने दस्तखत कर दिए थे, लैला ने जवाब दिया। कहाँ कर दिए? मुझे तो इस पर कोई दस्तखत नजर नहीं आ रहे, वकील जोसेफ ने पूछा। क्या? रॉबर्ट के हलक से एक चीख निकल गई। वो अपनी जगह से यूं उछल पड़ा जैसे इसकी पतलून ने अचानक आग पकड़ ली हो। इसने एक झटके से वकील के हाथ में मौजूद कागजात अपनी तरफ खींच लिए और बोला, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने खुद देखा था, इसने इस पर दस्तखत किए थे। इसने वाकई दस्तखत किए थे, वकील जोसेफ ने नाकाबिल यकीन लहजे में कहा। लेकिन इस पर तो कोई दस्तखत नहीं है। रॉबर्ट पागलों की तरह कागजात को उलट पुलट रहा था। इसकी आंखें फटी जा रही थी। लैला रॉबर्ट की इस कैफियत से लुत्फ अंदोज हो रही थी। रॉबर्ट ने आखिरी सफ़ा पलटा तो इसकी नज़रें इस जगह जम कर रह गई जहाँ दस्तखत के लिए
नुक्तादार सतर टाइप थी। इस जगह किसी किस्म के दस्तखत मौजूद नहीं थे। ओह माय गॉड, मेरा ख्याल है कि मुझसे चूक हो गई, लैला ने रॉबर्ट से मुखातिब होकर कहा। साथ ही शोक रंग का पेन उठाकर दिखाते हुए बोली, मुझे नहीं मालूम कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने यकीनन गलत पेन उठा लिया था। इस पेन में गायब हो जाने वाली रोशनाई भरी हुई थी। तुम तो जानते हो, अभी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, अभी गायब हो गया। मेरे दस्तखत भी इस तरह नजरों से ओझल हो गए हैं। रॉबर्ट ने इसे धमकियां देना शुरू कर दी। साथ ही गुस्से के आलम में वो कागजात फाड़ दिए जिन पर से लैला के दस्तखत गायब हो गए थे। लैला ने रॉबर्ट की धमकियों को नजरअंदाज करते हुए अपने वकील जोसेफ को इशारा किया। जोसेफ ने अपने ब्रीफ केस में से एक और कागज निकाला और इसे रॉबर्ट की जानिब बढ़ा दिया। रॉबर्ट हैरत से इस कागजात को देखने लगा। मैं तुम्हारे एहसान का बदल चुका रही हूँ रॉबर्ट, लैला ने कहा। मैं तुम्हारे वो $5000 लौटा रही हूँ जो तुमने मुझे कर्ज दिए थे। जोसेफ ने तो मुझे मना किया था, लेकिन मैं इसके बावजूद $1,00,000 भी दे रही हूँ जिसका मैंने तुमसे वादा किया था। इस तरह हमारा लेन देन का हिसाब बेबाक हो जाएगा। रॉबर्ट ने बेध्यानी में कागज पर दस्तखत करने के लिए शोक रंग के सुर्ख पेन की जानिब हाथ बढ़ाया तो लैला बेसाख्ता हंस पड़ी। ओहो, इसने लपक कर पेन अपनी गिरफ्त में लेते हुए कहा, इसके बारे में तो सोचना भी नहीं। फिर एक सस्ता सा सियाह बाल पॉइंट रॉबर्ट की जानिब उछाल दिया और बोली, इससे दस्तखत करो। रॉबर्ट ने खामोशी से दस्तखत कर दिए। आज की जासूस की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। किसी और कहानी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।